तो विद्यार्थी मित्रों हो, हर माँ बाप का एक मूलभूत कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक को स्कूल में भेजना हर माँ बाप का अपना मूलभूत कर्तव्य है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक निरक्षर न रह जाए, इसके लिए ये योजना बनाई गई है। और सरकार ने भी आरटीई के तहत हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। भारत के गत 5 दशकों में निरक्षरता की खोज यहाँ पे लिखना है। 1971 में कितनी थी? 36.95। तो 2011 में 79.30 साक्षरता हो चुकी है। मतलब साक्षरता का जो प्रमाण है वो दिनों दिन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। जीवन के लिए आवश्यक विविध चीज वस्तुओं तथा अन्य चीज वस्तुओं के बढ़ते भावों को सामान्य रूप से महंगाई हम कहते हैं। दैनिक आवश्यकता की कुछ वस्तुओं की अभिवृद्धि, भाव वृद्धि का विपरीत प्रभाव हमारे मानव जीवन पर हमें देखने को मिलता है। महंगाई जो होती है वो आम जनता के लिए एक सिरदर्द मानी जाती है। मध्यम वर्ग या सीमित आय वाले लोगों के लिए यह जूनापन एक प्रकार से कठिन बन जाता है। महंगाई का प्रभाव आम जनता को एक झेलना पड़ता है। इसलिए महंगाई का प्रमाण न बढ़े, इसके लिए सरकार की ओर से भी उपाय योजना की जाती है। कालाबाजारी, संग्रहखोरी, जनसंख्या वृद्धि महंगाई के लिए उत्तरदायी होती है। उन्हें रोकने के लिए नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? मितव्ययिता, समझदारी पूर्वक जीवन व्यवहार नियोजित करना इसका उपाय हो सकता है। उसके बाद यह है कि गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। देश के अधिकांश लोग जीवन स्तर की मूलभूत एक आवश्यकता बन जाती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित रहते हो तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? गरीबी रेखा कहेंगे। गुजरात में वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले की मात्रा जो है वो कितनी है? 14.7% लोग जो है वो गुजरात में गरीबी रेखा के नीचे है, जिन्हें हम बीपीएल जो परिवार कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार। लोगों की क्रय शक्ति और आय के स्तर के आधार पर गरीबी का मापदंड बनाया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना के कारण शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मिलने भी लगी। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों का विकास हुआ और रोजगारी के अवसर भी मिलने से गरीबी की मात्रा घट रही है। टेक्नोलॉजी और यांत्रिक खेती से लोगों की आय में भी दिनों दिन सुधार होता जा रहा है। यह दिया है बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के परिवार। भ्रष्टाचार भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। सामान्य रूप से भ्रष्टाचार अर्थात जो वस्तु हमारे हक या अधिकार की हो फिर भी उसने पाने का उपयोग के लिए हमें कुछ चुकाना पड़े, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो वस्तु हमें मिलनी चाहिए, फिर भी हमें उनके लिए कुछ पैसा वगैरह कुछ देना पड़ता है, तो ये गलत है, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। संसद में व्यक्ति के साथ जो अवैधानिक, अनीतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। ठगाई, भेंट, सौगात, लेना देना, घूस, रिश्वत लेना आदि स्वरूप में भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। ये समग्र जनजीवन पर व्यापक रूप से फैल गया है। कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने पद, सत्ता आदि का अनैतिक और बेजवाबदारी पूर्वक उपयोग करके भ्रष्ट आचरण का आश्रय लेते हैं, जो समाज के लिए बड़े से बड़ा एक कलंक है। भ्रष्टाचार और रिश्वत से हमें निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि मानव अधिकारों का भंग होता है, राष्ट्र का विकास अवरुद्ध होता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, महंगाई को पोषण मिलता है, कानून के प्रति विश्वास घटता है, मानवीय विश्वास और श्रद्धा भी उनसे घटती जाती है। अगर हम गलत व्यवहार करें, भ्रष्टाचारी रहे, तो हमारा लोगों के प्रति जो विश्वास है वो क्या होगा? घटते जाएगा। उसके लिए कुछ उपाय, भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए 1988 से भारत सरकार ने कानून की व्यवस्था की है और 1964 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रचना भी भारत सरकार की ओर से की गई है, जो भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एक संस्था है। नागरिकों को इस समस्या के हल के लिए वो मार्गदर्शन करती है। एक संदेश, घूस लेना या घूस देना ये दोनों आपराधिक मामले हैं। किसी को रिश्वत देना
वो भी अपराध है और लेना भी अपराध है। लेना और देना दोनों भी हमारे लिए अपराध है। उसके बाद दिया है बेकारी या बेरोजगारी। अब जनसंख्या की वृद्धि अगर बढ़ते जाएगी तो क्या होगा? बेकारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाएगी। हम देखते हैं काम धंधा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए कितनी हमें कठिनाई से सामना करना पड़ता है। या दिया है, इतना ही जानिए और विचार कीजिए। भर्ती की जगह का ब्यौरा दिया है। उच्चतर प्राथमिक शिक्षक है, उन भर्ती के लिए खाली जगह है 13,000। अब प्राप्त उम्मीदवारों की आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है? 1.5 लाख है। अब भरना है 13,000 और आवेदन आए 1.5 लाख, तो हमें किसको ले? तो ये समस्या खड़ी होती है। बेरोजगारी, आज के वैज्ञानिक युग में अद्यतन टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अब तंत्रज्ञान आ गया है, कंप्यूटर का युग है। 50 लोग का काम एक ही व्यक्ति कर लेता है, तो बाकी जो लोग क्या हुए बेरोजगार हो जाते हैं। तंत्रज्ञान के कारण से भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटराइज कार्य प्रणाली से अच्छे गुणवत्ता वाले कार्य जो है तीव्र करते हैं। अब मनुष्य का काम यंत्रों द्वारा किए जाने से बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गाँवों में कृषि में यंत्रीकृत होने से कृषि भी यंत्रीकृत हो गई है, टेक्निकल हो गई है, इसलिए कृषि मजदूरों के लिए रोजी रोटी की समस्या विकट बन जाती है। वे काम की खोज में शहर की तरफ मुड़ते हैं, जिससे गांव टूटते जाते हैं। गाँव के लोग शहर की ओर आते हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ, परंतु नौकरी या रोजगारी के अवसर पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने से भी बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जाती है। शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ता जाता है, कम क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहने लगते हैं। इसमें क्या होगा? शहर का घनत्व बढ़ने से पानी, आवास, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी आदि प्रश्न खड़े हो जाते हैं। गंदे आवास झुग्गियों में बढ़ने से असामाजिक प्रवृत्तियाँ, बाल मजदूरी, नशीले चीज़ों का सेवन, मानसिक तनाव आदि समस्या भी तेज़ी से बढ़ती जाती है। 118 वर्ष से ऊपर के लोगों का रोजगार न मिलने से ये बेरोजगार की गणना में आते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का अगर रोजगार नहीं मिले तो लोग किस में आएंगे? बेरोजगार की गणना में आ जाते हैं। और उसके लिए कुछ उपाय, इस समस्या के निवारण के लिए समाज की कुछ सेवाभावी संस्थाएं तथा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं अमल में लाई गई है, जैसे कि विशेष आवास योजना, निःशुल्क शिक्षा, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, डॉक्टरी, मोबाइल वाहन सेवा, गृह उद्योग तथा हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए लोन सुविधा, पोषणयुक्त आहार योजना जैसी प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर झुग्गियों की कायापलट करने का प्रयास भी किया गया है। उसके बाद है आतंकवाद। आतंकवाद हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और आतंकवाद हमारे लिए नहीं, ये वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। आतंकवादी प्रवृत्ति राष्ट्र की प्रगति को रोकती है। ये शांति, अमन, भाईचारा, देश की आज़ादी को छिन्न भिन्न करने वाली मनोवृत्ति वाली प्रक्रिया है। आतंकवाद मुख्यतः हिंसा, घृणा फैलाकर लोगों में भय पैदा करता है। आतंकवादी का उद्देश्य कदापि पवित्र या उत्तम नहीं होता है। लोगों को हिंसा करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, यह आतंकवाद का उद्देश्य होता है। ऐसे कृत्य किसी भी सरकार के लिए चुनौती के रूप बन जाते हैं। आतंकवाद बल प्रयोग का सर्वसुलभ साधन है, इसलिए किसी भी स्थान पर लोगों को निशाना बनाया जाना, जैसे कि भूतकाल में संसद पर हुए हमले, होटल ताज पर हुई घटना, मुंबई बम स्फोट, अक्षरधाम पर हमला आदि, ये आतंकवाद की घटनाएं हैं। आतंकवाद में किसी प्रकार का भाई भतीजावाद बाधक नहीं बनता है, उसकी कोई भाषा या धर्म नहीं होता, सिर्फ वैरभाव को लक्ष्य में रखा जाता है। और आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें हिम्मत, दक्षता विकसित करके दृढ़ बनना पड़ेगा। गुप्तचर कुछ संस्थाएं हैं, इस तंत्र को अधिक कार्यक्षमता बनाना पड़ेगा। सुरक्षा दलों को आवश्यक सहयोग देने की जागरूकता कुशल विकसित करनी पड़ेगी। आम जनता को यात्रा में या सार्वजनिक मेले वगैरह से सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। गलत प्रचार या अफवाह से दूर रहना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा तथा मेटल डिटेक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों से सुरक्षा दलों को सुसज्जित करना भी चाहिए। और आज हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर कुछ गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, कि हमें इस कैमरे के माध्यम से देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी भारत में रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, भाषावाद,
सीमा की समस्या और प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात पुनर्वसन तथा व्यवस्थापन आदि मामले में भी सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों हो, इसी प्रकार से इस पाठ में कुछ समस्या दी हुई है। तो इस समस्या के लिए हमारे पास कुछ उपाय भी होते हैं। समस्या बनती जाएगी, हमें उसके लिए उपाय भी खोजना जरूरी है। यहाँ पे जो हमें बेरोजगारी की समस्या है, निरक्षरता है, आतंकवाद है, ऐसे अनेक समस्याओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों हो, आपको इस वीडियो को देखकर, गाला की फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय आपको आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो, इतना ही। धन्यवाद।